नमस्कार। भारत का इतिहास ना बहुत ही कमाल का है। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे राजवंश की कहानी खंगालने वाले हैं जिसकी जड़ें हमारी पौराणिक कथाओं और इतिहास में बहुत गहराई तक धसी हुई है। यदुवंशी राजवंश। वैदिक काल से लेकर मध्ययुगीन साम्राज्यों तक ये सफर वाकई में बहुत दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोच कर देखिए, कैसे एक ऐसा समुदाय जिन्हें मुख्य रूप से शांतिपूर्ण पशुपालकों के रूप में जाना जाता था, उन्होंने आगे चलकर भारत के कुछ सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों की नींव रख दी। मतलब एक तरफ हरे भरे शांत चरागाह और दूसरी तरफ युद्ध के मैदान का वो खूंखार कौशल। आज हम इसी अद्भुत सामाजिक रहस्य को पूरी तरह से समझने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इनकी जड़ों की, यानी यदुवंश की प्राचीन उत्पत्ति के बारे में। अगर हम ऐतिहासिक और पौराणिक स्रोतों को देखें तो यदुवंशियों की पहचान एकदम साफ है। ये सीधे तौर पर राजा यदु के वंशज माने जाते हैं। और राजा यदु कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि वो महान वैदिक सम्राट ययाति के सबसे बड़े बेटे थे। इसका मतलब ये है कि इस समुदाय की शुरुआत किसी छोटी मोटी घटना से नहीं, बल्कि सीधे तौर पर भारत के सबसे श्रद्धेय वैदिक इतिहास से जुड़ी हुई है। शुरुआत में ना यदुवंश के वृष्णि और अंधक कुलों का मुख्य केंद्र मथुरा हुआ करता था। जी हाँ, वही मथुरा जिसका सीधा संबंध भगवान कृष्ण से है। लेकिन इनकी कहानी सिर्फ एक राज्य की सीमाओं में नहीं सिमटी। भगवान कृष्ण के ही नेतृत्व में इन यादव कुलों ने मथुरा से निकलकर गुजरात के तटों तक एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रवास किया और वहां द्वारका के भव्य साम्राज्य को बसाया। ये प्रवास दिखाता है कि हालात चाहे जो भी हों, नए सिरे से एक पूरा साम्राज्य खड़ा करने की उनकी क्षमता कितनी अद्भुत थी। अब जब श्री कृष्ण का जिक्र आ ही गया है तो महाभारत काल के उस अजेय सैन्य बल की बात करते हैं, यानी कृष्ण और नारायणी सेना। जब भी यदुवंशियों के युद्ध स्वरूप या उनके युद्ध कौशल की बात होती है तो महाभारत के युग की नारायणी सेना का नाम सबसे ऊपर आता है। ये कोई आम सेना नहीं थी, ये एक बेहद खूंखार और अजेय सैन्य बल था। कुरुक्षेत्र के भीषण युद्ध में इस सेना का महत्व निर्णायक था। यह साबित करता है कि यदुवंशी सिर्फ अच्छे राजा ही नहीं थे, बल्कि बहुत ही कमाल के रणनीतिकार और योद्धा भी थे। पौराणिक काल से निकलकर अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्यकालीन सेना साम्राज्य की। जब हम मध्यकालीन भारत के इतिहास पर नजर डालते हैं तो हमारी नजर सीधे जाती है देवगिरी पर। इसे आज हम महाराष्ट्र के दौलताबाद के नाम से जानते हैं। 9वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच ये देवगिरी एक विशाल यादव साम्राज्य की अजेय राजधानी हुआ करती थी, जिसे सेना राजवंश भी कहा जाता है। ये शहर उनके राजनैतिक और प्रशासनिक वर्चस्व का एक बहुत ही शानदार केंद्र था। इस विशाल साम्राज्य का सफर ना किसी रोमांचक कहानी से कम नहीं है। 9वीं सदी में राजा भिल्लम ने इस स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। इसके बाद जब राजा सिंघाना का दौर आया तब ये साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। उत्तर में नर्मदा नदी से लेकर दक्षिण में तुंगभद्रा नदी तक इनका राज फैल चुका था। लेकिन खैर, इतिहास हमेशा एक सा नहीं रहता। 14वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी ने लगातार हमले किए, जिसके बाद इस शक्तिशाली और स्वर्णिम साम्राज्य का दुखद अंत हो गया। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे अहम और दिलचस्प हिस्से पर, यदुवंशी समुदाय की दोहरी भूमिका योद्धा और पशुपालक के रूप में। देखिए, कई ऐतिहासिक ग्रंथों में यादवों और अहीरों को एक ही माना गया है। पारंपरिक रूप से ये लोग मवेशी पालने का काम करते थे। लेकिन यहीं पर वो सवाल आता है कि एक पशुपालक समुदाय एक एलीट योद्धा कैसे बन गया। दरअसल प्राचीन भारत में मवेशी ही किसी भी इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति हुआ करते थे। अब अगर आपके पास इतनी बड़ी संपत्ति है तो उसे लुटेरों और जंगली जानवरों से बचाना भी तो पड़ेगा ना। अपनी इन्हीं गायों और मवेशियों की रक्षा करते करते इन पशुपालकों को हथियारों और युद्ध कौशल में महारत हासिल करनी पड़ी। और यही वजह है कि अपने चरागाहों की रक्षा करते हुए ये धीरे धीरे प्राचीन भारतीय समाज के कुलीन योद्धा बन गए। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। इनके सैन्य विरासत की प्रामाणिकता मशहूर इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड के शब्दों में भी साफ झलकती है। उन्होंने अपने अध्ययन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अहीरों या यादवों को भारत की प्रमुख क्षत्रिय जातियों की सूची में शामिल किया गया है। खुद सोचिए, एक पशुपालक का क्षत्रिय स्तर तक पहुंचना उनके अदम्य साहस और भारतीय समाज में उनके गहरे योगदान को पूरी तरह से साबित कर देता है। तो आज के इस सफर के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। पशुपालन की उन शांत जड़ों,
और आक्रामक युद्ध कला के इस अनोखे मिश्रण ने भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए कैसे बदल कर रख दिया। ये सवाल वाकई दिमाग में आता है कि कैसे एक अकेला वंश वेदों की उन पवित्र ऋचाओं से निकलकर मध्यकालीन भारत के उन विशाल और अभेद्य किलों तक अपना दबदबा बनाए रख सकता है। मतलब पौराणिक कथाओं से शुरू होकर पक्के दर्ज इतिहास तक का ये सफर कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। ये एक ऐसी लेगेसी है जिसने समय की हर कसौटी को पार किया है। चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इस महान वंश की नींव आखिर पड़ी कैसे। यदुवंशियों की गौरवशाली उत्पत्ति। आइए सबसे पहले इस राजवंश की उन प्राचीन और एकदम पवित्र जड़ों की ओर चलते हैं। तो ये टाइमलाइन हमें एक बहुत ही क्लियर पिक्चर दे रही है कि आज का हमारा सफर कैसा होने वाला है। पहला है पौराणिक और वैदिक काल, जहां से इस वंश का जन्म होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 9वीं से 14वीं शताब्दी के मध्यकालीन सेवना साम्राज्य की ओर, और फिर देखेंगे कि कैसे इनकी वो मशहूर योद्धा और पशुपालक वाली पहचान आज के मॉडर्न एरा में भी एकदम कायम है। अब सबसे बेसिक और अहम सवाल, ये पूरी ब्लड लाइन शुरू कहाँ से होती है? तो इसका जवाब है वैदिक सम्राट ययाति के सबसे बड़े बेटे राजा यदु से। और ये कोई मामूली बात नहीं है। असल में जो यदुवंशी नाम हम सुनते हैं ना, वो सीधा इन्हीं राजा यदु के नाम से आया है। उनका ये नाम ही इस पूरे समुदाय के प्राचीन और रॉयल होने का सबसे बड़ा सबूत है। ये हमें बताता है कि उनका कनेक्शन सीधा भारत के कुछ सबसे प्राचीन और ताकतवर सम्राटों से था। श्री कृष्ण और मथुरा से द्वारका तक का सफर। अब कहानी के उस दौर में चलते हैं जो इस वंश का शायद सबसे आइकॉनिक हिस्सा है। यदुवंशी परिवार की जो ये विशाल वंशावली है ना, इसमें कई सारी अलग अलग शाखाएं थीं, और इनमें से 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हैं, वृष्णि और अंधक कुल। ये वो ऐतिहासिक और पौराणिक कुल हैं जिनसे खुद भगवान श्री कृष्ण का सीधा संबंध था। जब भी हम यादव इतिहास की गहराइयों में जाते हैं ना, तो ये वो स्पेसिफिक ब्रांचेस हैं जो भगवान श्री कृष्ण को डायरेक्टली इस महान वंश से जोड़ती हैं। ये दिखाता है कि कैसे हमारा इतिहास और माइथोलॉजी आपस में कितने शानदार तरीके से गुथे हुए हैं। अब जरा इस ज्योग्राफिकल शिफ्ट को देखिए। एक तरफ है मथुरा, जो भगवान श्री कृष्ण की लीडरशिप में पावर और एडमिनिस्ट्रेशन का एकदम मेन सेंटर था, और दूसरी तरफ है द्वारका, जो गुजरात के तट पर है। मथुरा से निकलकर यादवों ने अपनी एक नई स्टेट बनाई और द्वारका को एक अभेद्य कोस्टल फोर्ट्रेस यानी एक समुद्री किले के रूप में खड़ा कर दिया। ये बदलाव सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, बल्कि ये उनकी जबरदस्त स्ट्रेटेजिक सोच और दूरदर्शिता का एक बहुत बड़ा सबूत था। और फिर आता है महाभारत का वो महाकाव्य युद्ध। हम सब जानते हैं कि इस युद्ध में यादवों का रोल कितना क्रूशियल था। उन्होंने सिर्फ इसमें हिस्सा ही नहीं लिया, बल्कि अपनी उस अत्यंत श्रद्धेय नारायणी सेना को मैदान में उतारा, जिसका हर कोई लोहा मानता था। इस सेना के डिसिप्लिन और उनके कॉम्बैट स्किल्स ने यादवों की इमेज को एक एलीट मिलिट्री फोर्स के रूप में हमेशा के लिए सेट कर दिया। यहीं से उनकी वो स्ट्रॉन्ग वॉरियर वाली पहचान बनी, जिसे इतिहास कभी नहीं भूल पाया। मध्यकालीन देवगिरी साम्राज्य। चलिए अब माइथोलॉजी के दौर से बाहर निकलते हैं और सीधा मध्यकालीन भारत के पक्के इतिहास में कदम रखते हैं। सत्ता के केंद्र में जो ये शिफ्ट आया ना, वो बहुत ही फैसिनेटिंग है। एंशिएंट टाइम में जहां यादवों का बेस नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में था, यानी मथुरा और द्वारिका में, वहीं मिडिवल एरा में ये पावर सेंटर पूरी तरह से साउथ की तरफ शिफ्ट हो गया। 9वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान सेवना, या जिसे हम यादव राजवंश भी कहते हैं, उन्होंने अपना नया बेस महाराष्ट्र और नॉर्दर्न कर्नाटका में बनाया। सोचिए, सदियों के गैप में एक ही डायनेस्टी ने भारत के इतने बड़े हिस्से को पार करके खुद को फिर से एक विशाल साम्राज्य के रूप में खड़ा कर लिया। और इस नए पावरफुल साम्राज्य की धड़कन थी इनकी राजधानी देवगिरी, जिसे आज हम महाराष्ट्र के दौलताबाद के नाम से जानते हैं। ये कोई आम शहर नहीं था, ये एक इंडिपेंडेंट और बेहद ताकतवर सेवना स्टेट का हार्ट था। देवगिरी का वो शानदार किला, वहाँ का आर्किटेक्चर, ये सब उस समय के यादवों की पावर, उनके एडमिनिस्ट्रेशन और उनके रुतबे का जीता जागता सबूत था। अब उन राजाओं की बात करते हैं जिन्होंने इस साम्राज्य को टॉप पर पहुंचाया। सबसे पहले नाम आता है राजा भिल्लम का। इन्होंने ही इस इंडिपेंडेंट सेवना या यादव स्टेट की एक बहुत ही सॉलिड नींव रखी। और उनके बाद एंट्री होती है राजा सिंघाना की। इन्हीं के टाइम पर इस साम्राज्य ने अपना सबसे मैसिव एक्सपेंशन देखा। इन्होंने साम्राज्य के बॉर्डर को उत्तर में नर्मदा नदी से लेकर सीधा दक्षिण में तुंगभद्रा नदी तक फैला दिया।
ये एरिया इतना बड़ा था जो उनके अचूक पॉलिटिकल और मिलिट्री इन्फ्लुएंस को साफ साफ दिखाता है। लेकिन देखिए, इतिहास का ये एक फैक्ट है कि जो साम्राज्य उठता है उसका अंत भी होता है। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में इस ताकतवर सयूना साम्राज्य का पतन हो गया। ये तब हुआ जब अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत ने वहां आक्रमण किए। पावर का ये शिफ्ट मध्यकालीन इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसने पूरे दक्कन के पठार का पॉलिटिकल मैप ही बदल कर रख दिया। अहीर और योद्धा परंपरा। साम्राज्य भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन लोगों की वो असली पहचान कभी नहीं मिटी। आइए अब उस विरासत की बात करते हैं जो सब कुछ ढह जाने के बाद भी मजबूती से खड़ी रही। और यहीं से इस वंश की सबसे बड़ी ताकत निकलकर सामने आती है, इनकी बहुमुखी और परमानेंट आइडेंटिटी। अगर हम ऐतिहासिक ग्रंथों को देखें तो वो यादवों और अहीरों को एक ही मानते हैं। इस कम्युनिटी ने सदियों से एक बड़ी ही कमाल की डुअल आइडेंटिटी मेंटेन की है। मतलब एक तरफ तो वो अपने पशुपालन और प्रकृति से जुड़े ट्रेडिशनल रूट से एकदम कनेक्टेड रहे, और दूसरी तरफ वो हमेशा से बेहद निडर और खूंखार योद्धाओं के रूप में भी जाने गए। वॉरियर और पैस्टोरलिस्ट का ये जो जबरदस्त कॉम्बो है ना, इसी ने इस कम्युनिटी को इतिहास में इतनी खास जगह दी है। इस बात को और थोड़ा हिस्टोरिकल वेट देने के लिए जरा मशहूर हिस्टोरियन कर्नल जेम्स टॉड के इस कोट को देखिए। उन्होंने बड़ा साफ लिखा है कि अहीरों यानी यादवों को भारत की प्रमुख क्षत्रिय जातियों में शामिल किया गया है। ये कोट बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये एकेडमिक तौर पर येदुवंशियों की उस स्थापित योद्धा इमेज पर मुहर लगाता है जो वैदिक काल से शुरू हुई और आज तक उनके साथ मजबूती से जुड़ी हुई है। ओरिजिन्स ऑफ द यदु डायनेस्टी, जहां हम इनकी वैदिक जड़ों की खोज करेंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। अगर आप इस टाइमलाइन को देखें तो इस राजवंश का जो कालक्रम है वो लिटरली अत्यंत विशाल है। वैदिक काल में राजा यादु से शुरू होकर एपिक ईरा यानी महाभारत और श्री कृष्ण के युग तक, और वहां से सीधे 9वीं से 14वीं शताब्दी के मध्यकालीन स्योना साम्राज्य तक। ये एक अनब्रोकन हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी दिखाता है जो समझने में मदद करता है कि ये डायनेस्टी कितने लंबे समय तक इफेक्टिवली प्रभावी रही। इनकी शुरुआत बहुत ही दिलचस्प है। यादव या यादुवंशी समुदाय एसेंशियली खुद को वैदिक सम्राट ययाति के सबसे बड़े बेटे राजा यदु के वंशज मानते हैं। और ध्यान दीजिए, इसी यदु नाम से यादव शब्द निकल कर आया। बेसिकली यही वो सॉलिड नींव थी जिस पर आगे चलकर पूरा का पूरा राजवंश खड़ा हुआ। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, मथुरा से द्वारका माइग्रेशन, जो महाकाव्य युग का एक बहुत अहम हिस्सा है। अब इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। यहाँ एक अत्यंत बड़ा भौगोलिक बदलाव यानी ज्योग्राफिकल शिफ्ट देखने को मिलता है। एक तरफ उत्तर भारत में इनका शुरुआती केंद्र मथुरा था, जहां वृष्णि और अंधक कुलों ने शासन किया, लेकिन फिर दूसरी तरफ पश्चिमी तट पर स्थित द्वारका, गुजरात की तरफ इनका मूव हुआ। श्री कृष्ण के नेतृत्व में ये एक अनूठा भौगोलिक शिफ्ट था, जिसने इस राजवंश की रीच और पावर को एक बिल्कुल नया आकार दे दिया। और जब इस एपिक एरा की बात हो तो नारायणी सेना को बिल्कुल नहीं भुलाया जा सकता। ये यादवों की वो विशाल और प्रैक्टिकली अजेय सेना थी जिसने महाभारत के युद्ध में एक अत्यंत निर्णायक भूमिका निभाई थी। इस मिलिट्री फोर्स का होना इस बात का पक्का प्रमाण है कि उस दौर के स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री लैंडस्केप में यादवंशियों का कितना बड़ा दबदबा था। चलिए अब चलते हैं भाग 3 की तरफ, द मिडीवल सियोना एम्पायर, जहां उन्होंने डेक्कन क्षेत्र को डोमिनेट किया। Now, what's really interesting about this slide is कि यहाँ भौगोलिक दृष्टि से एक और ड्रामेटिक शिफ्ट देखा जा सकता है। पहले इनका बेस उत्तर और पश्चिम में था, राइट? लेकिन मध्यकाल आते आते ध्यान सीधा दक्कन प्लेटो की तरफ चला गया। महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक के विशाल क्षेत्रों पर इस राजवंश ने सोना साम्राज्य बनाकर एक जबरदस्त पॉलिटिकल दखल बनाया। इस मध्ययुगीन साम्राज्य के बारे में कुछ फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इनकी राजधानी थी देवगिरी, जिसे हम आज दौलताबाद कहते हैं। इस स्वतंत्र राज्य की नींव राजा भिल्लम ने रखी थी। काफी सदियों के शासन के बाद आखिरकार 14वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सुल्तानेट, मेनली अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों के कारण इस विशाल साम्राज्य का अंत हो गया। लेकिन पतन से पहले, खासकर राजा सिंघाना के शासनकाल में, इस साम्राज्य ने लिटरली अपनी चरम सीमा को छुआ। इनका क्षेत्रीय विस्तार सोचिए कितना बड़ा था। नॉर्थ में नर्मदा नदी से शुरू होकर सीधा दक्षिण में तुंगभद्रा नदी तक फैला हुआ था। एक तरह से इन दो बड़ी नदियों के बीच का पूरा डेक्कन एरिया सेवना यादवों के ज्योग्राफिकल डोमिनेंस में था। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर,
भाग 4 वॉरियर्स एंड पैस्ट्रलिस्ट लेगेसी, यानी आहिर पहचान की विरासत। देखिए, सालों में भूगोल बदला, साम्राज्य बदले, लेकिन एक चीज जो लगातार जुड़ी रही वो थी अहीर पहचान। ऐतिहासिक ग्रंथों में अहीर और यादव समुदाय को एसेंशियली एक ही यानी समान माना गया है। ये मूल रूप से एक पारंपरिक योद्धा और पशुपालक समुदाय रहे हैं। उनका ये पैस्टोरलिस्ट कैरेक्टर उन्हें जमीन और ज्योग्राफी से बहुत गहराई से जोड़ता था, और शायद यही रीजन था कि चाहे उत्तर के फ्लैट मैदान हो या टक्कन का अनइवन पत्थर, ये समुदाय नई जगहों पर बिल्कुल आसानी से अडैप्ट कर गया। इस योद्धा पहचान को वैलिड प्रूफ देने के लिए इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड का ये कोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने इनकी सैन्य विरासत को कैटेगराइज करते हुए प्रिसाइसली लिखा है कि अहीर भारत की प्रमुख क्षत्रिय जातियों की सूची में शामिल हैं। ये डेफिनेटली इस बात का सॉलिड प्रमाण है कि मध्यकालीन साम्राज्य के पतन के बाद भी उनकी शौर्य और मिलिट्री परंपरा को हिस्ट्री में क्लियरली पहचाना गया। तो सभी फैक्ट्स को एनालाइज करने के बाद एक अत्यंत सोचने वाला प्रश्न उभर कर सामने आता है। एक ऐसी हिस्टोरिकल लेगेसी जो वैदिक काल के यज्ञों से शुरू होती है, फिर नारायणी सेना जैसी मिलिट्री पावर बनकर सामने आती है और आगे चलकर डेक्कन में एक विशाल मध्यकालीन साम्राज्य खड़ा कर देती है, वो आज मॉडर्न टाइम्स में अपनी ऐतिहासिक पहचान को आखिर कैसे परिभाषित करती है। एक समुदाय का ये लंबा ज्योग्राफिकल प्रवास और उनकी मिलिट्री लेगेसी सदियों के इतिहास को किस तरह शेप करती है, ये हिस्ट्री के हर स्टूडेंट के लिए एक परफेक्ट केस स्टडी है। तो छात्रों, इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। नए तथ्यों को खोजते रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।